कानपुर के एक छोटे से कस्बे में तान्या और गीता रहा करते थे। तान्या और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, इसीलिए कहने को तो वो दोस्त थे, पर दोनों में एक शीत युद्ध चलता रहा करता था। एक दिन कॉलेज में, हेलो गीता, आज बहुत देर से कॉलेज आई हो तुम? यार वो बस ही नहीं मिल रही थी। तो तुम बस से आती हो? अरे मुझे बोल देती, मैं पिक कर लेती। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस आ जाती है। और आज थोड़ी देर से आई थी। मेरे से तो कभी भी नहीं होगा भाई बस से ट्रेवल। तुम तो पता नहीं कैसे बस से आ जाते हो। हालात सब सिखा देते हैं तान्या एक अमीर घर की घमंडी लड़की थी और गीता का परिवार बहुत गरीब था। गीता पढ़ने में अच्छी थी, इसीलिए वो इतने अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही थी। और तान्या अमीर होने की वजह से गीता को अपने सामने चिढ़ाया करती थी। ये देख गीता, मेरे पापा ने ना मुझे ये ब्रेसलेट लाकर दिया है, ये ना डायमंड का है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? गीता इतना बोल ही पाती है कि इससे पहले ही तान्या उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें पहनने को दूंगी? माना कि तुम मेरी सहेली हो, पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा डायमंड का ब्रेसलेट पहनो। ये सुनकर गीता फूट कर रोने लगती है। ये देखकर वहाँ पर स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? तान्या से फिर लड़ाई हो गई तुम्हारी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ तुम अपनी क्लास में जाओ। उस दिन से तान्या और गीता दोनों आपस में बात नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सहेलियां एक दूसरे से गुस्सा रहती हैं। गीता एक दिन अपने कमरे में बैठी होती है, तभी गीता की माँ रेखा उससे पूछती है, गीता तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ तो हुआ है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम चुप सी रहने लगी हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दे बेटा, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, वरना मेरी प्यारी सी बेटी यूं मायूस नहीं रहती। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते कॉलेज में जो भी हुआ वो सब बता देती है। बेटा ऐसे मायूस नहीं होते, सहेलियों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है। माँ, तान्या ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया जैसा उसने इस बार किया है। कोई बात नहीं बेटा, जब उसे एहसास होगा तो वो माफी भी मांग लेगी। नहीं माँ, इस बार वो माफी नहीं मांगेगी। रेखा गीता को समझाने की कोशिश करती है, पर गीता जानती थी कि तान्या अब बदल रही है। दूसरे दिन सुबह में गीता कॉलेज जाती है तो कॉलेज में हर तरफ फैंसी ड्रेस कंपटीशन की बातें चल रही थी। गीता अपनी क्लास में जाकर स्टूडेंट से पूछने लगती है, ये कैसा कंपटीशन है? तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। क्यों? मैं क्यों रहने दूं? मैं क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इस कंपटीशन में? इसमें फैंसी ड्रेस पहनकर आना होगा जो तुम्हारे पास तो होगी नहीं। गीता नजरें नीचे करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। गीता पूरे दिन इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में सोचती रहती है। फिर वो घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताती है। बेटा तुम तो जानती हो हमारे हालात, जब से तुम्हारे पापा का देहांत हुआ है तब से हम कितने कर्जे में हैं। मैं जो भी कमा कर लाती हूँ उसका आधा हिस्सा तो ब्याज में चला जाता है और जो बचता है उसी से घर चलाना पड़ता है। माँ, मेरा बहुत मन था उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने का। बेटा तो तुम अपना पुराना ड्रेस पहन जाओ जो मैंने तुम्हें पिछले साल दिवाली पर लाकर दिया था। माँ, वो ड्रेस सभी ने देखी है। बेटा तुम अगले साल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना, इस बार रहने दो। मैं अगले साल तक तुम्हारी ड्रेस के लिए पैसे बचा लूंगी। ठीक है माँ। रेखा अपनी बेटी को यूं मायूस होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। तभी वो उसके ड्रेस के लिए पैसे इकट्ठे करने लगती है और जिन घरों में वो काम करती थी वो वहाँ पर ओवर टाइम करने लगती है। पर ये बात गीता को नहीं पता होती। एक दिन शाम को रेखा को घर आने में देर हो जाती है तो गीता बहुत परेशान हो जाती है। आज रात हो गई और माँ अभी तक वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गीता सोचती रहती है कि तभी उसे सामने से आई हुई रेखा दिख जाती है। माँ आप आ गई, आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? अरे बेटा वो मालिक के यहाँ ना थोड़ा काम ज्यादा होने लगा है तो आने में थोड़ी देर हो जाया करेगी अब। पर माँ पहले तो कभी आप देर से नहीं आई। हाँ, पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर थी और तुम्हें मैं अकेला ज्यादा देर छोड़ नहीं सकती थी।
पर अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। वो तो ठीक है माँ, पर आप इतनी देर से आएंगे? क्या हुआ बेटा, काम ज्यादा करूँगी तभी तो पैसे ज्यादा मिलेंगे और हम जल्दी से उस कर्ज से निकल पाएंगे। फिर तुम्हारी शादी के लिए भी तो पैसा जमा करना है ना। आप शादी की टेंशन मत लिया करो माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। शादी तो सब लड़कियों को करनी पड़ती है बेटा। ऐसे आप इतनी देर से कब तक आएंगे? कल से मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ गई है तो आपके काम में हाथ बटा दूंगी। तू वहाँ जाकर क्या करेगी? जो आप करती है माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगी। दूसरा दिन होता है, गीता रेखा के साथ फैक्ट्री जाती है जहाँ रेखा सभी वर्कर्स को चाय पिलाने का काम करती है। गीता तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आती हूँ। रेखा गीता को वहीं खड़ा कर चली जाती है। गीता फैक्ट्री घूमने लगती है, तभी उसकी नजर तान्या पर पड़ती है। गीता तुम यहाँ? तान्या भी गीता को अपनी फैक्ट्री में देखकर चौंक जाती है। मैं अपनी माँ के साथ आई हूँ, मेरी माँ इस फैक्ट्री में काम करती है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे पापा की फैक्ट्री है और मैं तो अक्सर यहाँ आती हूँ। वैसे तुम्हारी माँ किस पोस्ट पर है? क्या नाम है उनका? मेरी माँ का नाम रेखा है, वो इस फैक्ट्री में चाय पिलाने का काम करती है। ये सुनकर तान्या जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम रेखा आंटी की बेटी हो? हाँ, मैं रेखा की बेटी हूँ। उन दोनों को बात करते देख रेखा भागती हुई आती है। उसे लगता है कि तान्या और गीता पहली बार मिले हैं। ये मेरी बेटी है तान्या मैडम। अच्छा ठीक है, रेखा आंटी मेरे लिए चाय लेकर आओ। तान्या गीता को बहुत चिढ़ाती है और बात बात पर ताली मारती है। अच्छा तो तुम चाय वाली आंटी की बेटी हो? अगर तुम्हारी माँ ये है तो तुम हमारे साथ उस कॉलेज में कैसे जाती हो? रेखा आंटी चाय में इतना तो काम नहीं कर पाती कि वो तुम्हारे कॉलेज की फीस भर सके। मैं कॉलेज स्कॉलरशिप पर जाती हूँ, मुझे या मेरी माँ को वहाँ की फीस नहीं देनी होती। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं तुम जैसी गरीब घर की लड़की हमारे कॉलेज में कैसी? रेखा चाय लेकर आती है और पूछती है, तान्या मैडम आप मेरी गीता बेटी को कैसे जानती है? रेखा आंटी हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और गीता ने कभी आपको बताया नहीं क्या? अच्छा तो तुम गीता की सहेली तान्या हो? हाँ माँ, ये वही तान्या है। मुझे नहीं पता था कि ये फैक्ट्री इसकी है, वरना मैं कभी भी आपको इस फैक्ट्री में काम नहीं करने देती। गीता इतना गुस्सा सही नहीं है। ऐसा बोलते हुए तान्या हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गीता अपनी माँ रेखा के साथ अक्सर फैक्ट्री में आकर काम करने में उसकी मदद करती और अब दिवाली आने वाली थी। चारों तरफ दिवाली की शोरगुल से तैयारी चल रही थी। बाजार में चारों तरफ चहल पहल थी। फैक्ट्री से आती हुई गीता बाजार में चारों तरफ देखती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ बाजार में इतनी चहल पहल क्यों है? बेटा दिवाली आने वाली है ना माँ, इस बार दिवाली पर आप मुझे नए कपड़े लाकर दोगी ना? हाँ बेटा मैं पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रेखा दूसरे दिन जब फैक्ट्री जाती है तो उसे पहले से ही वहाँ तान्या मिलती है। तान्या मैडम आज आप फैक्ट्री बड़ी जल्दी आ गई। रेखा आंटी आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए हमारे घर दिवाली की पार्टी है, आपको तो काम के लिए आना है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी गीता को भी साथ ले आओ? जी मैडम मैं जरूर लेकर आऊंगी। ये बोलकर तान्या तो वहाँ से चली जाती है। फिर शाम होती है। रेखा अपने घर जाकर गीता को पार्टी के बारे में बताती है। माँ मैं उस नकचड़ी तान्या के घर नहीं जाऊंगी। अरे बेटा चल ना, तुम चलोगी तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपको लगता है तान्या ने मुझे वहाँ पार्टी में इनवाइट किया है? माँ वो वहाँ पर मेरी बेइज्जती करेगी, मुझे पार्टी में एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। नहीं बेटा तान्या मैडम ऐसी नहीं है, वैसे भी तुम्हारी तो सहेली है ना, एक सहेली दूसरी सहेली का मजाक नहीं बनाएगी। माँ आप उस तान्या को जानती नहीं हो, वो एक मौका नहीं छोड़ती मेरा मजाक बनाने का। काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली की पार्टी अपने घर कर पाते। ऐसा बोलकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर रेखा को बहुत बुरा लगता है। बेटा तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। बहुत समझाने के बाद रेखा गीता को उस पार्टी में अपने साथ जाने के लिए राजी करती है। दिवाली वाले दिन रेखा और गीता जा ही रहे होते हैं, तभी रोड पर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिसमें से एक गाड़ी का ड्राइवर भाग जाता है और दूसरा ड्राइवर जख्मी होने के कारण बेहोश हो जाता है।
जिसे गीता और रेखा दोनों देख लेते हैं। माँ आप घर चलो, मैं देख कर आती हूँ कि क्या हुआ। नहीं बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, वहाँ बहुत भीड़ है। गीता और रेखा दोनों जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में तो तान्या के पिता पवन बैठे थे और अब वो पूरी तरह से जख्मी थे। अरे कोई तो मदद करो हमारी। माँ मदद मांगने से कुछ नहीं होगा, अंकल को हमें ही बचाना होगा। हाँ पर कैसे? हमारे पास तो ना ही कोई गाड़ी है। आप फिक्र मत करो माँ, पास ही में एक अस्पताल है, मैं जल्दी से वहाँ से किसी को बुलाती हूँ। ये बोलकर गीता तो अस्पताल में किसी को बुलाने चली जाती है और पवन को हॉस्पिटल लाकर एडमिट करवाती है। माँ आप घर चली जाओ, अंकल के पास मैं हूँ यहाँ। जैसे ही अंकल को होश आएगा उनके घर वालों को बुलाकर मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। ऐसा बोलकर रेखा तो वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, पवन को होश नहीं आता और रेखा और गीता बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि पवन तान्या के पिता है और फैक्ट्री के मालिक है। और जैसे ही पवन को होश आता है तो डॉक्टर से वो पूछते हैं, डॉक्टर मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे? आपको हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से आपका गाड़ी पर से कंट्रोल हट गया और आपका एक्सीडेंट भी हो गया था। मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? आपको वो जो बाहर खड़ी है लड़की, वो लेकर आई अस्पताल। टाइम से अस्पताल ना लाती आपको तो आप आज हमारे साथ ना होते। पवन गीता को अपने पास बुलाता है और बोलता है, धन्यवाद बेटा, आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पवन गीता से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ तान्या और तान्या की माँ रूपा आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि गीता ने पवन की जान बचाई है। गीता बेटी, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुमने मेरे पति की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ये सब देखकर तान्या को भी समझ आता है और वो गीता से माफी मांगती है। गीता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत दिल दुखाया करती थी, पर तुमने कभी भी पलट कर मुझसे बदला नहीं लिया। तुम एक अच्छी इंसान हो। तान्या तुम भी ना, हम तो सहेलियां है ना, और सहेलियों में तो झगड़ा होता रहता है। ऐसा बोलकर फिर से दोनों गले मिल जाती हैं। शाम को वो सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। असली दिवाली तो यही होती है कि अपने दिलों से नफरतों को मिटाना। ये एक छोटे से शहर की बात है जहाँ अजय नाम का लड़का अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करता था और वो कॉलेज पढ़ने जाया करता था। माँ कॉलेज जा रहा हूँ। अजय बेटा नाश्ता तो करके जा, रात भी खाना नहीं खाया था तुमने। माँ मुझे देर हो रही है, जाने दो, मैं कॉलेज में कुछ खा लूँगा। नहीं, आज तुम नाश्ता करके ही जाओगे, तुम रोज ऐसे ही चले जाते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से मुझे दे दो नाश्ता। अजय नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। जाते हुए उसे रास्ते में रूपा मिलती है। रूपा और अजय एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। रूपा वो लड़की थी जिसे अजय पसंद करता था और अजय को लगता है कि रूपा एक अमीर घर की लड़की है, हालांकि रूपा एक गरीब घर की लड़की होती है। हेलो रूपा, कैसी हो? हेलो अजय, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो आज वरना फिर से क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, तुम रोजाना क्लास मिस कर देते हो। सर भी बोल रहे थे अजय भी क्लास नहीं लेता। तुम तो जानती हो ना रूपा, मैं बस से आता जाता हूँ, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है और मेरी क्लास रोजाना निकल जाती है। तुमने तो कहा था कि तुम बस से जाते हो, पर 2-3 दिन से तुम मेरे साथ ही जा रहे हो, ऐसा क्यों? मैं तो अकेले ही जाता हूँ, तुम मिल जाती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही समय बीतता है। वो दोनों और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और आज अजय रूपा को शादी के लिए कहने वाला होता है। हेलो अजय, कैसे हो? हाय रूपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो अजय? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। रूपा थोड़ा सोचकर हाँ बोल देती है, पर उसके मन में एक डर भी था क्योंकि वो जानती थी कि अजय नहीं जानता है कि वो गरीब घर से है। हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अजय अपनी माँ को रूपा के घर भेजता है और रूपा का घर देखकर अजय की माँ सावित्री थोड़ा छटपटाती है कि इतने छोटे घर की लड़की अजय ने पसंद की है। और जब अजय की माँ रूपा को मिलती है तो उन्हें रूपा पसंद आती है और वो उन दोनों की शादी करवा देती है। आओ बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। रूपा आ जाओ, ये मेरा घर है, अब ये तुम्हारा भी है। जी। रूपा बहुत खुश होती है और उसे अजय का घर भी पसंद आता है। अजय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। माँ, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा बेटा? मैं तो इस रूपा को समझता था ये बहुत अमीर घर की लड़की है, ये इतनी गरीब होगी मुझे नहीं पता था। मैं समझी नहीं बेटा। मुझे लगा था ये अपने साथ बहुत पैसा लाएगी, बहुत सारा सामान लाएगी, पर ये तो एक गरीब निकली। अजय और सावित्री बातें कर रहे होते हैं और रूपा उनकी बातें सुन लेती। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते।
तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, धोखा नहीं दिया तो क्या किया? तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम तो गरीब परिवार से हो। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला कि मैं अमीर परिवार से हूँ। झूठ नहीं बोला तो बताया भी तो नहीं ना मुझे। क्या बताती मैं, तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैंने सोचा था तुम अपने घर से कार लेकर आओगी और महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आओगी। अजय आपको हो क्या गया है? पहले तो आप ऐसे कभी नहीं थे। मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, पहले जैसा ही हूँ। बदल तो तुम गई हो। इतने लालची तो पहले नहीं थे आप। ये बोलकर रूपा रोने लगती है। रूपा अजय का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उससे पहले अजय ने कभी लालच नहीं किया होता। रूपा बेटा तुम परेशान मत हो, अजय लालची नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है, तुम तो उसे जानती हो ना। जानती हूँ माँ कि अजय का ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। इतना लालची कोई कैसे हो सकता है। ऐसे ही समय बीतता है और अजय बात बात पर रूपा को ताने देता है। कभी उसे सामान ला लाने की तो कभी गरीबी की। और एक दिन अजय रूपा से अपने घर से पैसे लाने को कहता है। रूपा, रूपा। जी अभी आई। जी बोलिए, क्या हुआ? इतनी देर से कहाँ मर गई थी? कब से आवाज दे रहा हूँ। वो मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। रूपा, तुमसे मुझे एक काम है। कैसा काम, बताइए। देखो, मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपने घर वालों से कहो ना कि वो मुझे पैसे दे दें। क्या? ये सुनकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो जानते हैं ना वो कितने गरीब हैं। देखो रूपा, तुम शादी में कुछ नहीं लाई, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तो मेरी मदद करो। तुम्हारे घर वाले मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बेटा बुरा मत मानना, अजय जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। मैं ये जानती हूँ मैं कि अजय मेरे लिए ही सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लेकर आना होगा, वरना तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर रूपा डर जाती है और रोने लगती है और फिर अपने घर आकर अपने पिताजी को सब बताती है। पापा, आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पापा, आप सब कैसे करेंगे? आप तो जो कमा कर लाते हैं वो मेरी शादी पर जो लोन लिया है उसे भरने में चला जाता है। बेटा कहा ना, परेशान मत हो तुम, घर पर रुको, मैं जितने भी पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा तुम्हें लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, अभी मैं घर जाती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर रूपा तो अपने ससुराल चली जाती है, पर महेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो इतने पैसे कहाँ से लाए। मुझे पैसों का इंतजाम जल्दी करना होगा, वरना मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं अपना स्कूटर बेच देता हूँ। ये सोचकर महेश अपना स्कूटर लेकर उसे बेचने जा रहा था कि तभी वहाँ महेश को अजय की माँ देख लेती है। नमस्ते भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते बहन जी, मैं अपना स्कूटर बेचने आया था। पर क्यों? बहू बता रही थी कि ये स्कूटर तो आपको बहुत पसंद था ना। बहन जी, आप तो जानती हैं ना, अजय ने पैसों की डिमांड की है, उसी के लिए मैं ये स्कूटर बेचने आया था। भाई साहब, अजय ने कोई डिमांड नहीं की है। वो क्या है ना, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बहू को बोला था। आप परेशान मत हो, मैं अजय से बात कर लूंगी। नहीं बहन जी, मुझे बेचने दीजिए, मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माफ कर दीजिए भाई साहब, अजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप स्कूटर ना बेचिए। सावित्री महेश को रोककर अपने घर ले जाती है और अजय और रूपा को सब बताती है। अजय और रूपा दोनों इधर आओ। जी माँ बोलिए। अरे पिताजी, आप कब आए? अभी आया। हाँ आप बोलिए, क्या बात है? नमस्ते पिताजी। तुम्हें पता है अजय, महेश जी अपना स्कूटर बेच रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी लड़की का घर बचाने के लिए इतना तो ससुर जी कर ही सकते हैं मेरे लिए। ऐसा सुनकर सावित्री को बहुत दुख होता है और वो बोलती है, बेटा मैंने तेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी, लालची तो तुम पहले कभी नहीं थे। माँ आप जानती हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है महेश जी जो स्कूटर बेचकर पैसे देंगे उससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा? अगर पिताजी मुझे कुछ पैसे दे देते हैं तो उससे बिजनेस अच्छा ही चलेगा ना। बेटा महेश जी स्कूटर तो दूसरा ले लेंगे, पर जो उनका दिल दुखेगा उसका क्या? सावित्री के समझाने पर अजय को समझ आता है और वो अपना लालच छोड़कर महेश और रूपा से माफी मांगता है। रूपा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, और पिताजी आप भी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे पैसे नहीं मांगना चाहिए थे आपसे। अरे अजय बेटा तुम परेशान मत हो, तुम हमसे पैसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? रूपा तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं अजय जी, आप माफी मत मांगिए, आपने अपना लालच छोड़ दिया, यही बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपना लालच हमेशा के लिए छोड़ देता है और अपनी मेहनत के बल पर पैसे जमा करके अपना